नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीस हमारे मध्य हैं और आज उनसे हम जानेंगे कि ग्राहकों को लेकर क्या समस्याएं हैं और इस दिशा में ग्राहक पंचायत की क्या भूमिका रही है और आने वाले दिनों में कैसी उसकी भूमिका होने वाली है। साथ ही साथ चूंकि संघ समाज के लिए काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है और संघ काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच रहकर काम करता है और बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं समाज में जिसमें प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से संघ की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन सब विषयों को लेकर मैं एक बार सबनीश जी का मैं अभिनंदन करता हूं। जी नमस्कार। आप सबसे पहले तो दिल्ली में जो आपका कार्यक्रम रहता है उसमें आपने इतना हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बड़े आपके आभारी हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही मैं करना चाहूँगा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत क्यों बनाई गई और इसकी क्या भूमिका और कैसे कैसे इसकी सक्रियता बढ़ रही है, उस पर थोड़ा सा एक आप विस्तृत चर्चा करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये ग्राहकों के हित संरक्षण के लिए बनी हुई संस्था है। हर व्यक्ति कोई भी सामान लेता है या कोई भी सेवा लेता है उसके लिए पैसा देता है। अब पैसा देने के बाद में उसको सेवा पूरी मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन वो कई बार उसमें अभाव रहता है। तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि सेवा में कमी है और ये ग्राहक के साथ अन्याय है। और इसलिए हम लोग फिर ये विचार करते हैं कि भाई इसके लिए ग्राहकों को जागरूक करना, उनको अलग अलग प्रकार से सब समझाना और देश भर में कोई कानून और व्यवस्थाएं क्या हैं जो ग्राहकों के हित के लिए हैं, वो जब हम समझाते हैं उन्हें तो फिर उस पर से न्याय किस प्रकार से मिलेगा ये उनको दिलाना, ये इस उद्देश्य को लेकर ये ग्राहक पंचायत का प्रारंभ 1974 से हुआ है। अब भाई साहब, ये जो ग्राहक पंचायत अखिल भारतीय स्तर पे काम करता है, इसमें अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इसकी उपलब्धि अब तक हम क्या मानते हैं कि ग्राहक पंचायत 1974 इतने सारे लगभग 45 वर्ष हो गए हैं, अब 45-46 वर्ष हो गए हैं और इसकी क्या अभी तक की उपलब्धि आप मानते हैं? वैसे अगर सबसे बड़ी उपलब्धि कोई कहेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना हुई। उस समय इस देश में कोई ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं था और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे सामने यही थी कि हम इसके लिए कोई कानून बनाएं। और इसलिए ग्राहक पंचायत ने उस समय से प्रयास चालू किया। नागपुर में एडवोकेट गोविंदास जी मुंदड़ा है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक प्रारूप बनाया कि किस प्रकार से हम कानून बनाकर और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा कर सकते हैं। वो बनाकर और उसको 1986 में पारित करवाया, जिसको हम ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। अभी गत वर्ष एक नया कानून आया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो इसने उस 1986 कानून का स्थान लिया है। लेकिन 1986 में जो कानून बना, ये पहली उपलब्धि हमारी थी जिससे हम कह सकते हैं कि हम ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। दूसरी ये कि भाई उस कानून की पालना करानी थी। उस कानून के क्रियान्वयन कराने के लिए जगह जगह फोरम और कमीशन बनाने की ज़रूरत थी। 1990 तक वो कमीशन नहीं बने। जब 1986 में कानून बना उसके बाद से उसके लिए हमने बार बार शासन से मिलना, बात करना, ये सब कुछ हुआ। आखिरी में जाकर हमें कोर्ट में जाना पड़ा इसके लिए कि भाई ये होने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। और इसलिए फिर आनंद फानंद में सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं चालू की, लेकिन बाद में फिर वो व्यवस्थाएं पूरे देश भर में नेशनल कमीशन और सभी राज्यों में स्टेट कमीशन और सभी जिलों में फोरम के नाम से स्थापित हो गई, जिसके कारण सबको न्याय मिलने की सुविधा हो गई। वैसे भी इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि में जब पिछले दिनों आपसे बात हो रही थी तो ये आया कि रेरा कानून जो है
उसमें भी इनिशिएटिव अपने ग्राहक पंचायत की ही इनिशिएटिव ली गई थी। तो उस प्रसंग को जरा बताएं कि कैसे रेरा का कानून आया। और मुख्य रूप से बीच के काल में रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी चर्चा होती थी कि एक ही ज़मीन कई कई बार बिक जाती थी। फ्लैट्स के बारे में बात होती थी कि भाई बिल्डर्स बता रहे हैं कि हम इस प्रकार के फ्लैट्स देंगे, हम इस प्रकार की सुविधाएं देंगे, कारपेट एरिया इतना रखेंगे, इस प्रकार से सब वो बातें बताते थे। लेकिन जब वास्तव में जब देखते थे कि वैसा लोगों को मिल रहा है क्या, तो वैसा भी नहीं मिलता था। जिनको मिल गया उनको भी जितना बताया जा रहा है उतना नहीं मिलता था। और इस प्रकार की बार बार बात आने के बाद में अब इनसे ग्राहकों को जो भी उन्होंने पैसा दिया है, वो जिस काम के लिए दिया है, मान लीजिए 10 बाई 10 के कमरे के लिए दिया है, और जब नापते थे तो 9.5 का कमरा निकलता था, तो आपने ये कम क्यों दिया है, इनके पैसे वापस करिए। इस प्रकार से जब आप हमने आंदोलन चालू किया उसका, बाद में जब वो बिल्डर्स को कठिनाई होने लगी इसमें, और वो करने की स्थिति में नहीं थे, क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो हमने फिर एफआईआर दर्ज करानी चालू की। और उसके कारण ये हुआ कि भाई स्थान स्थान पर अब भाई ऐसे कितनी एफआईआर होंगी, ऐसे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऐसे कैसे होगा। तो फिर उसके बाद में एक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसके लिए कोई कानून लाएंगे और कोई व्यवस्था बनाएंगे। वो जब व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया चालू हुई बीजेपी का शासन आने के बाद, तो केंद्र को भी ये ध्यान में आया कि ये समस्या तो पूरे देश में है, ये कोई महाराष्ट्र में अकेले समस्या नहीं है, और इसलिए पूरे देश में ये व्यवस्था बननी चाहिए। और इसलिए फिर उस कानून को यहाँ पर बनाया गया केंद्र ने, और उसको रेरा नाम से आज वो हम सब लोगों के बीच में है, और सभी राज्यों में उसकी व्यवस्था बन गई है। अब उसके अंतर्गत ये हो गया है कि बिल्डर्स कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको अपना जो प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर कराना जरूरी है। तो अब ग्राहक को ये सुविधा हो गई कि हम जो चीज़ में पैसा लगा रहे हैं वो विधिवत है कि नहीं है, ये देखने के लिए अगर वो रेरा की साइट पे चला जाए और वो देख ले कि हाँ ये अगर वो रेरा में पंजीबद्ध है, तो इसके तो ग्राहक आराम से अपने पैसे जमा करके और वहाँ से अपने प्लॉट ले सकता है। अब आने वाले समय में ग्राहक पंचायत ने किस तरह से अपने स्वरूप को बदलने का, या कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, इस पे थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए जानकारी दें। नहीं, एक तो हम अपनी इकाइयों का विस्तार और करना चाहते हैं, क्योंकि देश भर में अगर ग्राहकों के हितों को संरक्षित करना है तो हमारी इकाइयाँ स्थान स्थान पर चाहिए। तो अभी हमारा 40 प्रांतों में काम पहुंच चुका है देश भर में, लेकिन कई अभी ज़िले खाली हैं। हमें ऐसा लगता है कि 250 के आसपास ज़िलों में हमारा काम ठीक से चालू हो गया है, लेकिन 650 ज़िले अभी और बाकी हैं जिसमें हमारा काम होना बाकी है। और कई तहसीलों में हमें काम पहुंचाना है। हमारी यूनिट्स जहाँ जहाँ बनती चली जाएगी वहाँ वहाँ पर ग्राहक हितों का संरक्षण होता चला जाएगा। एक हमारा ये विषय है। लेकिन जो दूसरी बात है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के हितों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे हमारा आगे का जो मुख्य मुद्दा रहेंगे वो दो दो मुख्य मुद्दे रहेंगे। एक एक हमारा विषय है जो हम पिछले 3 सालों से कहते चले आ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल ये जो चीज़ है इसे भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अभी ये जीएसटी के दायरे में न होने के कारण से राज्य सरकारें उस पर कितना भी टैक्स ले लेती हैं, केंद्र भी कितना टैक्स ले सकता है, और उसके कारण से उसकी महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो हमारा कहना है कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और वो जीएसटी की व्यवस्था चूँकि सब लोगों ने मिल के बनाई है, और इसलिए उस व्यवस्था के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को भी लाया जाए, पेट्रोलियम पदार्थों को लाया जाए। ये हमारा एक मुख्य बात रहेगी। और दूसरी जो मुख्य बात रहेगी वो ये रहेगी कि एमआरपी ये धोखा देने वाली चीज़ है। एमआरपी कोई अपने मन से कितनी भी छाप लेते हैं। हमारा कहना यह है कि भाई उसका कोई फार्मूला होना चाहिए कि कोई वस्तु बनी कितने में है तो वो बिकेगी कितने में, उसका कोई फार्मूला होना चाहिए। और वो फार्मूला बनाना है ना मूल्य सूत्र निर्धारित करना, ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइस कंट्रोल के लिए कोई पॉलिसी होना चाहिए, वो पॉलिसी बने। ये हमारा मुख्य काम है अगला, जिसके लिए हम अगले 2-3 वर्षों में काम करने वाले हैं।
और हमें विश्वास है कि शासन जो है इस ओर ध्यान देगा और इसमें कोई ना कोई हल निकलेगा जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। अब भाई साहब, अब चूंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और अगर देखा जाए तो हम दिल्ली में एक तरह से बंधक बनकर बैठे हैं। बॉर्डर पे किसानों का एक बहुत व्यापक आंदोलन जो लगभग 3 महीनों से चल रहा है। इसके ऊपर क्या ऐसी, ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से ग्राहक पंचायत का एक विषय हो सकता है, क्योंकि अगर किसान अगर प्रभावित होते हैं तो पूरा देश उससे प्रभावित होता है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और कैसे इनको शांत किया जा सकता है? अब जो किसान किसान आंदोलन की बात चल रही है, तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये किसान आंदोलन जो है ये राजनीतिक आंदोलन जैसा दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों की समस्याएं नहीं है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस बात को महसूस करता है कि किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, और उसके लिए ये जो एमएसपी वाली व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनाने के बाद भी वो जितनी घोषित होती है उतना मिलता नहीं है। वो मंडियों में जो भी व्यवस्था बनी हुई है उसके कारण से, और किसानों को वो उसकी कीमत पूरी मिल नहीं पाती है। तो ग्राहक पंचायत तो यहाँ तक कहती है कि अगर उससे कम में अगर कोई लेता है तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इतने कड़े कानून जब बनेंगे तब किसानों को उनकी उपज का ठीक प्रकार से मूल्य मिल पाएगा। ये हमारी पहली बात है। और दूसरी बात वही है जो अभी मैंने पिछली बार कही थी कि हम देखते हैं कि एक अखबार की 6 कॉलम का समाचार था फ्रंट पेज पर, और वो समाचार यह था कि एक किसान आया, उसने 1.5 रुपए में उससे गिलकी खरीदी गई और बाजार में वो शाम को 40 रुपए में मिल रही थी। अब अगर 40 रुपए में अगर गिलकी ग्राहक को मिल रही है तो किसान को 10 रुपए क्यों नहीं मिलना चाहिए? ग्राहक पंचायत ये सोचती है कि कोई मूल्य सूत्र बनने का अर्थ ये होता है कि किसान को उसकी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। अगर ये बता दिया जाए कि अगर आपने किसान से 2 रुपए में लिया है तो आप 8 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते हैं, इस प्रकार के कोई अगर फार्मूला बनेगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो किसान को जो कुछ जो मूल्य मिलने वाली बात है वो भी चालू हो जाएगी और ग्राहक को भी सस्ता मिलने लग जाएगा। दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और मदरलैंड वॉइस के साथ आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रीमान दिनकर जी सबनीस, जो वरिष्ठ प्रचारक हैं और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं।